काफी ज्यादा सोचने की बात है कि पिछले सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 3 यंग D2C ब्रांड्स को इंडिया के बड़े FMCG जाइंट्स ने एक्वायर किया है। रेग्निलैंड मेन, जो कि एक मेन स्किन केयर ब्रांड है जो सिर्फ 3 साल पुराना है, उसे मामाअर्थ ने 195 करोड़ में खरीद लिया। कॉस्मिक्स, जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट बेचता है, उसे मारिको ने 300 करोड़ में एक्वायर किया है और उसकी प्लानिंग कर रहे हैं एक्वायर करने की। और मुश्तक, जो कि एक मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है, जिसे गोदरेज ने 450 करोड़ में बाय कर लिया है। अब एक्विजिशंस तो पहले भी होती रही हैं, पर इशू ये है कि इतनी फास्ट पेस पे ये सब हो रहा है और ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया के कंज्यूमर मार्केट में कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है। पहली बार इंडिया के बड़े FMCG जाइंट्स, जो डिकेड से रिटेल के पिलर्स रहे हैं, यंग D2C ब्रांड्स के थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। और इसलिए आज FMCG कंपनीज का अप्रोच सिंपल है कि ग्रो होने से पहले ये ब्रांड को बाय कर लो, ताकि उनको यंग कस्टमर्स की रीच मिल सके, ग्रोथ कंटिन्यूड रहे और मार्केट शेयर भी सेफ रहे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया में D2C बूम क्यों आ रहा है, D2C ब्रांड्स FMCG जाइंट्स को कैसे बीट कर रहे हैं और फ्यूचर में ये ट्रेंड कहां जा सकता है। अब अगर मैं D2C की बात करूं कि D2C ब्रांड होता क्या है, तो D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। पहले रिटेल मॉडल कैसा होता था कि पहले कोई भी सामान मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचता था। पर इंटरनेट के बाद ये चीज काफी चेंज हो गई है। आज ब्रांड सिंपली अपनी वेबसाइट और ऐप के थ्रू डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाते हैं। इंडिया में D2C 2016-17 के बाद पॉसिबल हुआ है, जब जियो की वजह से इंटरनेट बहुत चीप और एक्सेसिबल हो गया और UPI और फिनटेक की वजह से डिजिटल पेमेंट्स काफी कॉमन हो गए और यहीं से D2C ब्रांड्स काफी ज्यादा टेक ऑफ हुए। एक्चुअली मामाअर्थ को इंडिया का फर्स्ट ट्रूली डिजिटल D2C सक्सेस स्टोरी माना जाता है, जो आगे जाकर इंडिया का पहला लिस्टेड D2C ब्रांड भी बना। कोविड के टाइम पर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा, लोग नए नए ब्रांड्स को डिस्कवर करने लगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत सारा कैपिटल फ्लो भी हुआ और D2C ब्रांड्स में हेवी फंडिंग आई। एवेंडस कैपिटल की 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया में D2C बूम आने वाला है और रिजल्ट ये रहा कि 2019 से पहले हमारे पास 100 D2C ब्रांड्स थे और 2024 तक 1000+ D2C ब्रांड्स इंडिया में हैं। पर FMCG जाइंट्स पहले ये सब इग्नोर क्यों करते थे? तो इनिशियली FMCG लीडर्स का मानना था कि डिजिटल ब्रांड बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना बहुत एक्सपेंसिव है। ऑनलाइन सेल्स FMCG के लिए थ्रेट नहीं है, पर रियलिटी ने सब कुछ बदल दिया। क्रिस्टल रेटिंग्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी बड़ी FMCG कंपनीज हैं, वो 9% केगर के साथ ग्रो करी हैं लास्ट 4 इयर्स में, और वहीं D2C कंपनीज 40% से ज्यादा का ग्रोथ। क्लियर है कि न्यू एज इंडियन कंज्यूमर्स अब D2C को चूज कर रहे हैं ओवर द लेगेसी ब्रांड्स और इसी वजह से FMCG कंपनीज अब एक्विजिशन मोड में आ चुकी है। रीजंस काफी सिंपल हैं, जैसे कि जनरेशनल लॉयल्टी गैप। हमारे पेरेंट्स के टाइम में 4-5 ब्रांड्स पे लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी रहती थी। डाबर, ITC, ब्रिटानिया, HUL, बस वही हर घर में यूज होते थे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट लोगों को सिर्फ इन्हीं ब्रांड्स पर था और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट पे डिपेंड करते थे ये लोग। पर हमारी जनरेशन और जेन ज़ी जनरेशन काफी अलग है। ब्रांड्स को अब लोग अपनी पर्सनल आइडेंटिटी मानते हैं। वैल्यूज जैसे ही चेंज होती हैं, वैसे ही ब्रांड्स की प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड के बाद हेल्थ रिलेटेड ब्रांड्स काफी ज्यादा बढ़ने लगे क्योंकि लोगों में हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ गई और वीगन और प्लांट बेस्ड ब्रांड्स, उनकी भी काफी ज्यादा डिमांड होने लगी। D2C ब्रांड्स फास्ट अडेप्ट कर लेते हैं, पर FMCG जाइंट्स के लिए ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, तो वहीं पर D2C ब्रांड्स इस रेस में आगे निकल जाते हैं। सेकेंड रीजन है कंटेंट टू कॉमर्स एवोल्यूशन। आज के D2C फाउंडर्स पहले ऑडियंस बिल्ड करते हैं और फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, गौरव तनेजा, जो कि फ्लाइंग बीस्ट है, 8 साल तक फिटनेस कंटेंट बनाया, उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया बेसलाइन, 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल्स करी। कॉस्मिक्स के फाउंडर्स भी 2019 से इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट बनाया, उसके बाद प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करी। और बड़ी FMCG कंपनीज के लिए इतना नीश बनाना बहुत मुश्किल होता है और इतना पर्सनल कनेक्ट बनाना भी बहुत टफ होता है।
और यहीं से D2C ब्रांड्स को एक एज मिल जाती है। थर्ड रीजन ये है कि अब FMCG ग्रोथ काफी स्लो हो चुकी है। आज अगर मैं FMCG कंपनीज के बारे में देखूं और डिस्कस करूं तो आज की FMCG कंपनीज काफी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, लाइक स्लो रेवेन्यू ग्रोथ, स्टैग्नेंट स्टॉक प्राइसेस। ITC की बात करें तो लास्ट 1 साल में लिमिटेड मूवमेंट उसके स्टॉक में हमने देखा। HUL में भी लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट एक फ्लैट लेवल पर वो है। गोदरेज कंज्यूमर में भी मिनिमल ग्रोथ है। इसलिए उनका लॉजिक सिंपल है, सक्सेसफुल D2C ब्रांड्स को खरीदना इज फास्टर एंड चीपर। अगर हम कुछ मेजर FMCG एक्विजिशंस की बात करें तो मारिको ने काफी सारे ब्रांड्स को खरीदा, लाइक ट्रू एलिमेंट, जस्ट हर्ब्स, बियर्डो। HUL ने कुछ ब्रांड्स को खरीदा, लाइक मिनिमलिस्ट, वेलबींग न्यूट्रिशन, ओजीवा। ITC ने परसुमा मोमोज, योगा बार, इमामी ने द मैन कंपनी एंड गोदरेज ने मुश्तक। अब ये विन विन डील क्यों है? कुछ रेटिंग्स के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग FMCG को नई कैटेगरीज मिल जाती हैं और कंज्यूमर का इनसाइट भी मिल जाता है और D2C ब्रांड्स को स्केल, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट मिल जाता है। रियलिटी ये है कि 15% ऑलमोस्ट ही D2C ब्रांड्स 250 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर पाते हैं और सिर्फ इसके 1/3 प्रॉफिटेबल होते हैं। एक्विजिशंस के बाद इन ब्रांड्स को डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, मार्केटिंग बजट मिलता है और यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव होती है। ऑल्सो इंडिया एक ब्रांड स्टार्व्ड कंट्री है। नेक्स्ट 5 से 10 साल में थाउजेंड्स ऑफ नई D2C ब्रांड्स आए और साथ में कंज्यूमर बेस काफी ग्रो हुआ और हायर स्पेंडिंग पावर भी बढ़ी। 2025 के एग्जिट्स के बाद ज्यादा VCs आए, ज्यादा फंडिंग आई एंड ज्यादा D2C रिलेटेड स्टार्टअप्स व्हिच आर रिलेटेड टू लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, डिजाइन एंड डेटा। तो ये था इंडिया के D2C एक्सप्लोजन का पूरा ब्लूप्रिंट। अब आपको क्या लगता है कि 2026 में D2C वर्सेस FMCG बैटल कौन जीतेगा? क्या आप खुद कभी D2C ब्रांड स्टार्ट करना चाहोगे? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो एंड वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो।